we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान में पिछले महीने हुई तनातनी के बाद भारत को एक चीज पूरी तरह से साफ हो गई कि दुनिया में कौन सा देश उनके साथ है और कौन विरोध में खड़ा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करके अपना खेमा तय कर लिया, जिसके बाद भारत में तुर्की को लेकर काफी गुस्सा है। ज्यादातर भारतीयों का मानना है कि तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देना, इसके पीछे की वजह इस्लाम है। इसके अलावा कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन फिर से ओटोमन साम्राज्य कायम करने की कोशिश कर रही हैं। इन धारणाओं में कुछ सच्चाई है, लेकिन ये सच अभी अधूरा है। असल में तुर्की की रणनीति कहीं ज्यादा जटिल और वैश्विक है। ये सिर्फ मुस्लिम उम्मा की एकता नहीं है, बल्कि तुर्की की उस महत्वाकांक्षा का हिस्सा है जिसमें वो हिंद महासागर क्षेत्र में एक स्थायी शक्ति बनना चाहता है, बिल्कुल चीन और अमेरिका की तरह। तुर्की और पाकिस्तान पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से मित्र और साझेदार हैं, जबकि अंकारा और नई दिल्ली के बीच सामान्य संबंध और व्यापारिक साझेदारी रही है। पिछले कुछ सालों से तुर्की ने लगातार पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पर समर्थन किया है, जो असल में अंकारा की पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंद महासागर प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि असल में तुर्की की हिंद महासागर को लेकर महत्वाकांक्षाएं शायद चीन से भी ज्यादा पुरानी हैं। चीन भी हिंद महासागर में कम से कम एक टुकड़ा तो चाहता ही है, जबकि अमेरिका के पास पहले से ही हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डा रहा है और अमेरिका निश्चित तौर पर हिंद महासागर में तब तक शक्ति बना हुआ है जब तक कि ये एयरबेस उनके कंट्रोल में रहता है। ब्रिटेन ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस का हिस्सा माना है। डिएगो गार्सिया भी चागोस द्वीप समूह का ही हिस्सा है। अमेरिका ने ब्रिटेन के फैसले के बाद अब डिएगो गार्सिया को 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया है। तुर्की पिछले 2 दशकों से हिंद महासागर क्षेत्र में पैर जमाने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन के पास अभी भी हिंद महासागर में कोई भी भौगोलिक मौजूदगी नहीं है, लेकिन वो ग्वादर और हम्बनटोटा जैसे बंदरगाहों के जरिए पकड़ बना रहा है। अमेरिका की डिएगो गार्सिया जैसी स्थायी सैन्य मौजूदगी है। अब तुर्की, जिसने हाल में मालदीव में अपनी पकड़ बढ़ाई है, उसी रणनीतिक दौड़ में शामिल हो गया है। डिएगो गार्सिया से कुछ ही दूरी पर रीयूनियन द्वीप है, जिस पर फ्रांस अपना दावा करता है। यानी देखा जाए तो किसी भी शक्ति के पास हिंद महासागर में कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। हर कोई किसी न किसी दांवपेच के जरिए हिंद महासागर में घुसने की कोशिश कर रही है। जैसे हम्बनटोटा के जरिए चीन ने 99 सालों के लिए श्रीलंका से हम्बनटोटा लीज पर ले रखा है, लेकिन वो सैन्य कार्य नहीं करता। फिर भी चीन बार बार अपने जासूसी जहाज अनुसंधान के नाम पर हिंद महासागर में भेजता रहता है, लेकिन तुर्की के पास ऐसा कोई आधार नहीं है। इसलिए तुर्की ने हिंद महासागर के देशों के साथ नजदीकी संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं और मालदीव इसलिए तुर्की के लिए काफी अहम भी हो जाता है। तुर्की जहां स्थित है वो एक दुर्लभ भू राजनीतिक संरचना है। वो यूरोप और एशिया के चौराहे पर स्थित है। यूरोपीय संघ का सदस्य ना होने के बावजूद वो नाटो जैसे पश्चिमी सैन्य गठबंधन का एक हिस्सा है। इसी तुर्की ने कभी अमेरिका समर्थित सेंटो का हिस्सा बनकर पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग मजबूत किया था। ये संबंध सिर्फ इस्लामी पहचान से नहीं, बल्कि रणनीतिक समीकरणों से बना था। तुर्की की नई पहचान तुर्की उसके राष्ट्रवादी उभार का ही एक प्रतीक है। 2023 की विजन परियोजना और 2053 की इस्तांबुल विजय शताब्दी योजना दरअसल उसकी नई साम्राज्यवादी सोच का ही एक हिस्सा है, जिसका विस्तार अब हिंद महासागर क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए एन साथिया मूर्ति, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो लिखते हैं कि भारत में बहिष्कार मालदीव कैंपेन चलाने से पहले सोचना चाहिए कि ये दांव असल में उल्टा भी पड़ सकता है। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली इस चीज को समझती है, इसलिए मालदीव के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता और डिप्लोमेटिक परिपक्वता से संभाला गया था। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा था और उसने अमेरिका के प्रभुत्व वाले सेंटो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। भारत के इनकार के बाद पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर किए और तुर्की के लिए इसमें शामिल होना रणनीतिक मौका था।
ओटोमन साम्राज्य की उत्पत्ति इस्लाम में हुई थी, जो स्थापना के समय एशिया का मूल निवासी था। 99% मुस्लिम आबादी के साथ तुर्की अल्बानिया, जो कि जिसके 60% मुसलमान भी हैं, के अलावा नाटो के 2 सदस्य देशों में से एक है, जिसकी मौजूदगी इस्लाम जड़ें और उपस्थिति के लिए अहम है, जबकि नाटो में ईसाई मूल्यों का वर्चस्व रहा है। तुर्की ने मालदीव को अपने पाले में करने के लिए काफी कोशिशें की हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपना पहला विदेशी दौरा तुर्की का ही किया था। जब वो मेयर थे, तभी से तुर्की के करीबी रहे हैं। तुर्की ने भारत द्वारा गिफ्ट किए गए विमानों के बदले मालदीव को 3 ड्रोन दिए और हाल ही में एक पुराना लेकिन मिसाइल सक्षम युद्धपोत भी दिया है। इसका संदेश साफ है कि तुर्की हिंद महासागर में घुसने के लिए अब बेताब है। तुर्की ने मालदीव को 1 साल का खाद्य आपूर्ति पैकेज देने का वादा भी किया है, जिससे भारत पर उसकी खाद्यान्न निर्भरता को तोड़ा जा सके। हालांकि लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों और सप्लाई चेन टूटने की वजह से मालदीव को दोबारा भारत की तरफ लौटना पड़ा। हालांकि अब मालदीव और भारत के संबंध फिर से सामान्य हैं और बहुत उम्मीद है कि इस साल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव का दौरा भी करें। लिहाजा भारत को हिंद महासागर क्षेत्र से ऐसी शक्तियों को दूर रखने के लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी।